गुड आफ्टरनून मैम। मेरी आवाज नहीं मैम, आपकी आवाज बड़ी कट रही है। हेलो, इसको लेफ्ट में लगाओ पहले तो। हेलो। हाँ जी मैम। अभी क्लियर है या अभी भी सेम चीज है? अभी पहले से तो ज्यादा साउंड ना। क्लियर है? क्लियर है मैम। ठीक है, ठीक है। मैम ये लेक्चर रिकॉर्ड होगा? हाँ जी। एक्चुअली मुझे बाद में देखना था ना, कहीं ट्रैवल करना है। टेस्ट तो भेज दिया मैंने, लेकिन ये मुझे देखना था, मैंने किया नहीं है पहले भी। तो रिकॉर्डेड है तब तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगी, पता नहीं चलेगा वैसे भी ट्रैवल में। हाँ जी, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगा। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके। ठीक है, आज आपका टेस्ट सीरीज का फर्स्ट डे था। आई होप सबका टेस्ट अच्छा गया हो। ठीक है, तो हम बायोलॉजी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, people living at the sea level have around 5 million RBCs per cubic millimeter of their blood, whereas those living at an altitude of 5400 meters have around 8 millions. This is because at a high altitude, option है आपके पास, people eat more nutrition food, therefore more RBCs are formed. Second option है, people get pollution free air to breathe and more oxygen is available. थर्ड ऑप्शन है आपके पास, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल इज लेस एंड हेंस मोर आरबीसीज आर needed to absorb the required amount of oxygen to survive. लास्ट ऑप्शन थी आपके पास, there is a more UV radiation which enhance RBC's production. ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, राइट। सी ऑप्शन सही है यहाँ पे आपके पास, क्योंकि आपको पता है ये चीज कि जो आपके पास एयर प्रेशर है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर है, जैसे ही आप क्या करते जाते हो माउंटेन एरिया की, मतलब सी लेवल से ऊपर वाली साइड जाते हो, तो जो आपके पास प्रेशर है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर में क्या होगा, जो ऑक्सीजन लेवल होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो उसको ऑक्युपाई करने के लिए आपको आरबीसी क्या चाहिए होंगी, ज्यादा चाहिए होंगी। इतना क्लियर था? बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट सर्वाइव अबव एन एल्टीट्यूड ऑफ 18,000 meters. द रीजन इज, देखो दोनों क्वेश्चंस सिमिलर ही थे, ठीक है, दोनों में रीजन सेम ही था। ठीक है, तो अगर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का आपके पास रीजन आपको पता था, तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास खुद ही आंसर आ जाता है इसका, क्योंकि आपको पता है कि जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते जाते हो तो वैसे वैसे क्या होता है, प्रेशर कम होता जाता है। ठीक है, तो अगर प्रेशर कम हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा, सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा 18,000 से ऊपर। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, द फिगर शो अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद लेबल ए बी सी एंड डी, सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन। ठीक है, इसमें आपके पास जो ए था, ये सिंपली आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया हुआ था, ये तो आपको क्लियर है। ये आपके पास ट्रैकिया है। ठीक है, ट्रैकिया डिवाइड होती है और फॉर्म करती है आपके पास प्राइमरी ब्रोंकाई। ट्रैकिया कौन से थोरेसिक वर्टिब्री पे ब्रेक होती है, बताओ?
जो आपके पास ट्रैकिया है, ये आपके पास ट्रैकिया है, ट्रैकिया को और क्या बोलते हैं? ट्रैकिया को हम बोलते हैं विंड पाइप। और जो ट्रैकिया है वो आपके पास ब्रेक होती है और बनाती है आपके पास प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, बनाती है आपके पास प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो फर्दर ब्रेक होगी, क्या बनाएगी? सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर ब्रेक होगी, क्या बनाएगी? टर्शियरी ब्रोंकाई। तो प्राइमरी ब्रोंकाई क्या बनाएगी? सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये आपको क्लियर है? सेकेंडरी क्या बनाएगी? टर्शियरी ब्रोंकाई। टर्शियरी ब्रोंकाई फर्दर ब्रेक होगी, ठीक है, और सिमिलर ट्यूब्यूल्स बनाएंगे जिनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल। ठीक है, जो फर्स्ट पे बनेगा ब्रोंक्यूल उसको हम बोलेंगे इनिशियल ब्रोंक्यूल। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग। और जो लास्ट में बनेगा ब्रोंक्यूल उसको हम बोल देते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक है, अब जो आपके पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल है वो फर्दर ब्रेक होगा, क्या बनाएगा? एल्वुलर डक्ट। और एल्वुलर डक्ट क्या बनाएंगे आगे चल के? एल्वोलाई बना देंगे। एल्वुलर डक्ट और ये जो आपके पास पोर्शन है इसको हम क्या बोल देते हैं? एल्वोलाई बोल देते हैं। तो जो आपके पास मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके साथ साथ ही ट्रैकिया ब्रेक्स एट विच thoracic vertebrae to form प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, क्या आंसर होगा इसके पास? मैंने आपको बताया था जब हम किसी भी ऑर्गन की पोजीशन को देखेंगे तो किसके बेसिस पे देखेंगे? वर्टिब्रल कॉलम के बेसिस पे। ठीक है, तो जो आपके पास वर्टिब्रल कॉलम है जिसमें क्या होती है? वर्टिब्रेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? वर्टिब्रल कॉलम, जिसको आप बोलते हो, रीढ़ की हड्डी बोलते हो। ठीक है, इसके बेसिस पे हम क्या देखते हैं? पोजीशनिंग देखते हैं डिफरेंट ऑर्गन। तो जो आपके पास ट्रैकिया है वो ब्रेक होती है कौन सी? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे पे। ठीक है, ट्रैकिया आपके पास फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे पे ब्रेक होती है और क्या बनाती है? आपके पास प्राइमरी ब्रोंकाई बनाती है। ठीक है, तो आपको पास ट्रैकिया का स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए था। साथ में मैंने आपके पास एक चीज बताई थी कि जो आपके पास ट्रैकिया होता है, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? ऐसे हाफ कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होते हैं जो उसको इसके प्रॉपर शेप में रखते हैं। ठीक है, और कहां से कहां तक होते हैं हाफ कार्टिलेजिनस रिंग? इसके साथ आपका सेकंड क्वेश्चन भी बन जाना था। हाफ कार्टिलेजिनस रिंग present from trachea to ये जो आपके पास मैंने हाफ कार्टिलेजिनस रिंग बनाए ये बेसिकली ऐसे होते हैं, सी शेप रिंग ऐसे। ठीक है, जो हाफ होते हैं फुली फॉर्म्ड नहीं होते हैं। ठीक है, और ये किससे बने होते हैं? ये आपके पास बने होते हैं हाइलिन कार्टिलेज के। ठीक है, और ये क्या करते हैं? प्रॉपर शेप में रखते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? आपके पास ट्रैकिया से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक रहेंगे? जहां तक आपके पास इनिशियल ब्रोंक्यूल। ठीक है, तो जो आपके पास ट्रैकिया है वहां से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल तक क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके पास हाफ कार्टिलेजिनस रिंग। हाफ कार्टिलेजिनस रिंग। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंक्यूल। ठीक है, अब देखो इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसमें क्या है आपके पास? जो आपके पास फोर्थ क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट
इसको आपने इसको लेबल किया था ए से, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास बी, बी में जो लेबलिंग है, ठीक है, बी इसको लेबल किया है, इनको लेबल किया है बी, ठीक है। सी लेबल किया है आपके पास इनको एल्गोलाई को, मैं इधर बनाती हूँ, ये आपके पास एल्गोलाई है, ठीक है। इसको मेजर किए हैं इन्होंने सी, ठीक है। और आपको पता है जो आपके पास लंग्स हैं वो किस पे रेस्ट कर रहे होते हैं, एक डोम शेप स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है इन्होंने डी, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि जो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है वो बोल रही है कि जो आपके पास डी है, ठीक है, डी क्या है आपके पास, ये डायफ्राम है, ठीक है। ठीक है, ये जो आपके पास डायफ्राम है ये बोल रहे हैं लोअर एंड ऑफ द लंग्स, ये जो डायफ्राम है वो किसका एंड है, लंग्स का लोअर एंड है, ठीक है। डी रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर एंड ऑफ द लंग्स, डायफ्राम पुल इट डाउन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक फ्लैट होता है। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये देखो इन्होंने क्या बोला है, जो आपके पास डी है, ठीक है, डी समझ गए आप, ये जो आर्क बनी है ये डी है, ठीक है। इसको हमने क्या बोला, डोम शेप बोला, ठीक है। ये जो शेप है वो कैसी है, डोम शेप है, ठीक है। इस डोम शेप का नाम जो डी से रिप्रेजेंट किया है इसका नाम ही डायफ्राम है, ठीक है। डायफ्राम आपके पास एक अलग से ऑर्गन है, यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे हैं, जो आपके पास डायफ्राम है वो लंग्स का लोअर एंड नहीं है, ठीक है। लंग्स डायफ्राम पे रेस्ट कर रहे हैं, तो डायफ्राम एक अपने आप में एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है आपके पास, इसके ऊपर आपके पास लंग्स है, ठीक है। तो ये लंग्स का लोअर एंड नहीं है, बट अगर ये स्टेटमेंट ऐसे होती कि लंग्स रेस्ट ऑन द डायफ्राम, तो ये स्टेटमेंट क्या होनी थी, सही होनी थी, ठीक है। बट इसमें स्टेटमेंट ये गलत है, लोअर एंड ऑफ द लंग्स, जो डायफ्राम है वो लोअर एंड है। अगर यहाँ पे ऐसे होता प्रेजेंट एट द लोअर एंड ऑफ द लंग्स, यहाँ पे डायफ्राम मेंशन किया होता, डायफ्राम पुल इट डाउन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ठीक है। ये जो आपके पास नेक्स्ट था वो क्या बोल रहा है कि जो डायफ्राम है उसको नीचे को पुल किया जाता है, सिंपली ये स्टेटमेंट आपके पास सही थी ऑलमोस्ट, ठीक है। जिसमें फर्स्ट वाला पार्ट है वो इसमें गलत है, ठीक है, ये वाली चीज इसमें गलत है, आगे वाली इसमें अप्रोक्स सही है, क्योंकि जो डायफ्राम होता है वो ओरिजिनली डोम शेप होता है, जब क्या करेगा वो इंस्पायरेशन करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी, उस टाइम पे ये जो डायफ्राम है वो डोम शेप से कौन सी शेप में आ जाता है, फ्लैट शेप में आ जाता है, क्लियर है। सेकंड है आपके पास a trachea long tube supported by complete cartilaginous ring is the conducting inspired air, ठीक है। मैंने बोला कौन से इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, रॉन्ग, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है बी, प्लूरल मेम्ब्रेन सराउंड रिब्स ऑन द बोथ द साइड टू प्रोवाइड कुशन अगेंस्ट रबिंग, ठीक है। तो आपके पास बी क्या है, आपके पास बी को यहाँ पे मेंशन किया है ऐसे, ठीक है। तो जो लंग्स की कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं, बोलो, प्लूरा। राइट, लंग्स की कवरिंग को बोलते हैं प्लूरा, ठीक है। और प्लूरा आपको मैंने दो टाइप की पढ़ाई थी, विसेरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा, जो बाहर होती है वो पेराइटल होती है, अंदर होती है वो होती है विसेरल प्लूरा, ठीक है। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं हम प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। अब जो प्लूरा है वो क्या है, बाहर वाली चीज है, ठीक है, कवरिंग ऑफ लंग्स इज नोन एज अ प्लूरा, जबकि इन्होंने बी को रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे बी को मेंशन किया है इन्होंने अंदर, ठीक है। इस वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया,
उसके बाद है आपके पास सी, लास्ट में आपके पास जो एल्वोलाई है, सी रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास ये छोटे छोटे जैसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स को, ये वाले स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सी क्या है आपके पास, एल्वोलाई है, और एल्वोलाई क्या है, थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग है, जो किसमें हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है आपके पास, ये स्टेटमेंट क्या आपके पास सही है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, जो आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, उसको डिवाइड किया दो पार्ट में, एक होता है आपके पास कंडक्टिंग पार्ट, और एक होता है आपके पास एक्सचेंज पार्ट, ठीक है। कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होगा, ठीक है, कहाँ तक होगा, आपके पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक होगा। कंडक्टिंग पार्ट का सिंपल मतलब क्या है, जहां से सिर्फ एयर की कंडक्शन हो रही है, ठीक है, पाथवे है जहां से क्या हो रहा है, एयर आ रही है, उसको हमने क्या बोल दिया, कंडक्टिंग पार्ट बोले सिंपली। और एक्सचेंज पार्ट कौन सा है, जो आपके पास एल्वोलाई है एंड इट्स डक्ट, ठीक है, ये किसका काम करती हैं, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करती हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एक्सचेंज पार्ट बोला जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें आपके पास, तो यही है, जो आपके पास सी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे यहाँ पे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, जो सर्कल में है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, एल्वोलाई है, राइट स्टेटमेंट है। और जो एल्वोलाई होते हैं वो क्या होते हैं, थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग होते हैं, ठीक है। हमने देखा कि जो एल्वोलाई है, आगे हम पढ़ते हैं कि जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है तो उसमें क्या होता है, एल्वोलाई होती है, और यहाँ पे हमारे पास ब्लड कैपिलरी होती है, और यहाँ से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। मतलब वेस्कुलर बैग, यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, इसलिए क्या बोला इसको, वेस्कुलर बैग बोला। थिन है, इसी वजह से क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, क्लियर है। तो ये जो आपके पास स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इन मैन एंड मैमल्स एयर passes from outside into the lungs through, ठीक है। जो एयर है, सिंपली पूछ रहे हैं आपके पास कंडक्टिंग पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट में क्या क्या आता है आपके पास, देखो कंडक्शन में क्या आता है आपके पास, नोस्ट्रिल, नाक से सांस लेते हो आप, ठीक है, उसको बोला नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल के बाद क्या आएगा आपके पास, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद आता है आपके पास फेरिंग्स, और फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। उसके बाद आता है आपके पास, फेरिंग्स के बाद आपके पास आता है लैरिंग्स, लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, ठीक है। लैरिंग्स के बाद आता है आपके पास ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड होके क्या बनाता है आपके पास, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद क्या बनता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई, उसके बाद टर्शियरी ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल आपके पास इनिशियल ब्रोंक्यूल, और क्या बनेगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल एट द एंड। या फिर इन दोनों स्ट्रक्चर्स को मैं सिंपली क्या लिख सकती हूँ, सिंपल फॉर्म में लिखना है तो मैं सिंपली इनको ब्रोंक्यूल भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अब देखो आपके पास ये क्या है, आपके पास कंडक्टिंग पार्ट है, कहाँ से शुरू हुआ, नोस्ट्रिल से शुरू हुआ, कहाँ तक है आपके पास, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक है, ठीक है। अब देखो पहले कहाँ गई एयर, सबसे पहले कहाँ जाएगी, अब यहाँ पे नोस्ट्रिल की ऑप्शन नहीं है तो सेकंड पे चलेंगे आपके पास, नेजल कैविटी, ठीक है। नेजल कैविटी के बाद एयर कहाँ जाएगी, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद एयर जाएगी आपके पास फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद कहाँ जाएगी, लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंक्यूल, और लास्ट में एल्वोलाई में जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपकी क्या रहेगी, करेक्ट रहेगी। अब देखो यहाँ पे और ऑप्शन सही क्यों नहीं है, ठीक है। जैसे पहले फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद पहले क्या आता है आपके पास, पहले आपके पास फेरिंग्स आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, लैरिंग्स आता है, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गई, रॉन्ग हो गई।
सेकंड है आपके पास नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। अब आपको पता है ट्रैकिया के बाद पहले क्या आना चाहिए, ब्रोंकाई आना चाहिए। ट्रैकिया के बाद क्या आएगा, ये वाला ब्रोंकाई आएगा, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल आता है। ठीक है, अब ये है, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है आपके पास। क्यों रॉन्ग है, नेजल कैविटी के बाद लैरिंग्स नहीं आता है, पहले फेरिंग्स आता है फिर लैरिंग्स आता है। ठीक है, ये तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत थी। सही स्टेटमेंट क्या है आपके पास, ये वाली। क्लियर है। उसके बाद है आपके पास, आपने मैच करना था सिंपली, इसमें आपसे पूछा है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, तो आपको आई होप सारी टर्म्स क्लियर होंगी। जब मैं बात करती हूँ आपके पास रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ठीक है, अब मैं सिर्फ आपके पास एक ही लंग को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, मान लो आपके पास ये कोई लंग, एक लंग लेफ्ट या राइट जो भी मान लो। The volume of air always remains in the lung is known as a residual volume। और कितना होता है वो, 1100 to 1200 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है आपके पास, air always remaining in the lungs, always remaining in the lungs। रेजिडुअल वॉल्यूम आपके पास ऐसा वॉल्यूम ऑफ एयर है जो हमेशा लंग्स में ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आता है, आपके पास ERV। ERV स्टैंड फॉर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है आपके पास, जब आप फोर्सिबल एक्सपायरेशन करते हो, ठीक है, जैसे योगा कर रहे हैं या उस टाइम पे आप क्या करते हो, फोर्सफुली एक्सपायरेशन करते हो। एक्सपायरेशन होता है एयर को बाहर निकालना। ठीक है, एक्सहेलर एयर को बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज करना, उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेशन। ठीक है, फोर्सेबल एक्सपायरेशन को क्या बोलते हैं आपके पास, वहां से मिलती है आपके पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये होती है आपके पास अराउंड 1000 to 1100 ml। उसके बाद आपके पास आती है टाइडल वॉल्यूम, टीवी। टाइडल वॉल्यूम क्या है आपके पास, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम है आपके पास नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग में दोनों चीजें आ जाएंगी, नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, या सिंपली क्या बोलूं, इनहेलेशन या एक्सहेलेशन। इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी, नॉर्मल इनहेलेशन सांस लेना और एक्सहेलेशन सांस को छोड़ना। ठीक है, और जो टीवी होती है आपके पास वो कितनी होती है, 500 ml होती है। ठीक है, जो आपके पास टाइडल वॉल्यूम है वो सिंपली क्या है आपके पास, नॉर्मल ब्रीदिंग, जब आप सांस ले रहे हो, जब नॉर्मली आप सांस छोड़ रहे हो। ठीक है, जब आप बैठे हो अभी, तो नॉर्मली आप क्या कर रहे हो, सांस ले रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो इस टाइम पे, जो आपके पास एयर कंज्यूम कर रहे हो उसको हम बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम, और वो कितनी होती है, 500 ml होती है। उसके बाद आती है आपके पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम क्या बोलते हैं, IRV। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके पास, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जो आपके पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो कितनी होती है आपके पास, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सिंपल मतलब है फोर्सेबल इंस्पायरेशन। ठीक है, और ये होती है अराउंड आपके पास 2500 to
3000 mm। ठीक है, अब देखो जब आप इन वॉल्यूम्स को जोड़ते हो तो आपको क्या मिलती है, कैपेसिटीज मिलती है। जब मैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड करूंगी, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगी, मेरे को मिल जाएगी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। वहीं पे जब मैं किसको ऐड करूंगी, जब मैं आपके पास ऐड करूंगी टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, जब इन दोनों को प्लस करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, वैसे ही जब मैं किसको ऐड करूंगी, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। अब देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आपके पास ऐसी कैपेसिटी है, नॉर्मली क्या करते हो आप, नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम लेते हो, सांस छोड़ रहे हो, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं, आप फोर्सफुली क्या कर रहे हो, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो जो आपके पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है और रेजिडुअल वॉल्यूम है वो हमेशा क्या रहती है, लंग्स में रहती है, तो इसलिए इसको बोला जाता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, आप फोर्सफुली कितना एक्सपायर कर सकते हो प्लस नॉर्मली आप कितना एक्सपायर करते हो, ठीक है। और जो आपके पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है वो क्या है, आप फोर्सफुली कितना इंस्पायर करते हो और नॉर्मली कितना इंस्पायर करते हो, ठीक है, उसको क्या बोल दिया हमने, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोल दिया। वहीं पे बात करूं मैं टोटल लंग कैपेसिटी की, देखो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगी, कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर पूरी लंग्स में आ रही है, तो वो क्या हो जाएगी आपके पास, टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, टीएलसी। टीएलसी स्टैंड फॉर टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, जब मैं सबको ऐड कर दूंगी, मैं आरबी को ऐड कर दूंगी प्लस ईआरबी को ऐड कर दूंगी, टाइडल वॉल्यूम को कर दूंगी, आईआरबी को ऐड कर दूंगी, ठीक है, वो है मेरे पास टोटल लंग कैपेसिटी। उसके बाद जब मैं क्या करती हूँ आपके पास, और आपके पास है आपके पास वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी क्या है आपके पास, जब आप क्या कर रहे हो रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के, जब आप सारी वॉल्यूम्स को ऐड कर रहे हो एक्सेप्ट रेजिडुअल वॉल्यूम, तो उसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है आपके पास, ईआरवी प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआर। क्लियर है, जब आप इन तीनों को प्लस करोगे तब आपके पास क्या आएगी, वाइटल कैपेसिटी आएगी। जब आप पूरी वॉल्यूम्स को प्लस करोगे, जितनी भी आपके पास लंग्स में वॉल्यूम है, तो आपके पास आएगी टोटल लंग कैपेसिटी। क्लियर है, तो देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है आपके पास, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मैंने क्या बताया, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसने सबको इंक्लूड किया तो इसको क्या बोलेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी बोलेंगे, ठीक है। और जो आपके पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम क्या बनाता है आपके पास, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बनाता है। क्लियर हुआ, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही है इसके अकॉर्डिंग, तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन था ए का 1, बी का 2, सी का 3, ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास सही था। क्लियर है, उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, इन ह्यूमंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जो आपके पास स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन थे,
ठीक है, 5 स्टेप्स पढ़ते हैं हम रेस्पिरेशन में। फर्स्ट स्टेप होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है। उसके बाद है हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में हम बात करते हैं आपके पास ऑक्सीजन एंड CO2 की। और ये जो डिफ्यूजन होता है वो किसके बीच में होता है? डिफ्यूजन बिटवीन एल्वोलाई एंड ब्लड, ठीक है। थर्ड है आपके पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। फोर्थ स्टेप हम पढ़ते हैं आपके पास डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अगेन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। बट ये जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है वो किसके बीच में हो रहा है? बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरी, ठीक है। और फिफ्थ स्टेप हम पढ़ते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो 5 स्टेप हैं ये हैं आपके पास रेस्पिरेशन के स्टेप। तो इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए इन ह्यूमंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेप, ठीक है। आपसे पूछा है कौन सा स्टेप नहीं है, ठीक है। एल्वियोलर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, राइट, एल्वियोलर डिफ्यूजन होता है, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस भी आपके पास स्टेप है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, ये भी आपके पास है, ठीक है। ये सारे आपके पास क्या हैं? स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। बट जो आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन अगर यहाँ पे होता तो सही होता, तो इसमें से पूछा है नॉट, तो कौन सा नहीं है? यूटिलाइजेशन ऑफ CO2 बाय सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन इज नॉट द स्टेप ऑफ द रेस्पिरेशन। उसके बाद आपके पास टाइडल वॉल्यूम, तो आपको सिंपली पता है टाइडल वॉल्यूम को हम नॉर्मल ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल ब्रीदिंग में कितना ml होता है आपके पास? वॉल्यूम ऑफ एयर 500 ml। नॉर्मल ब्रीदिंग क्या है? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है। उसके बाद है CO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बोथ कैन कंबाइन विद हीमोग्लोबिन बट, ठीक है। और देखो मैंने आपको क्या बताया था, एक तो मैंने सॉल्युबिलिटी बताई होगी, तो मैंने आपको बताया था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस में जो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करी थी, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करी थी मैंने, और ऑक्सीजन, इन 3 गैसेस की बात करी थी, ठीक है। जो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, हाई सॉल्युबिलिटी, ठीक है। जिसमें सॉल्युबिलिटी होती है ब्लड में वो सबसे ज्यादा किसकी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है। उससे कम होती है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। और सबसे कम होती है इन तीनों के कंपैरिजन में अगर देखा जाए, सबसे कम होती है आपके पास किसकी? ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो जो जिसकी ज्यादा सॉल्युबिलिटी है उसकी बॉन्डिंग भी क्या है? ज्यादा है। तो जो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ, Hb स्टैंड फॉर हीमोग्लोबिन, ठीक है। और आपको पता है हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? बाइंड करता है आपके पास जो भी आपके पास गैस है, जिस गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो किसके से बाइंड कर जाएगा? यहाँ पे वो बाइंड कर जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड से, ठीक है। अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो बाइंड कर जाएगा CO2 से, अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो बाइंड कर जाएगा ऑक्सीजन से, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे पूछा है आपके पास जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, वो क्या करेगी किसके साथ? अब यहाँ पे सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है? कार्बन मोनोऑक्साइड की है, तो ये क्या करेगी? इजीली बाइंड, कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है तो इजीली बाइंड कर जाएगी और स्टेबल कंपाउंड बना देगी हीमोग्लोबिन किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ठीक है। और जब आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। वहीं पे अगर ये सिनेरियो है आपके पास और हीमोग्लोबिन आपके पास बॉन्ड बना रही है किसके साथ? CO2 के साथ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन,
ठीक है। और वहीं पे अगर ऑक्सीजन की बात है, ठीक है, हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड कर रही है? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर है? अब हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो क्वेश्चन में सेम चीज बोली है आपके पास, जो आपके पास CO2 एंड CO है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, बोथ कैन कंबाइन विद हीमोग्लोबिन, बट अब देखो सबसे ज्यादा क्या है आपके पास? सबसे ज्यादा सॉल्युबल है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या करेगी आपके पास? जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो स्टेबल कंपाउंड बना देगी हीमोग्लोबिन के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये पॉइजन काउज करती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इससे रिलेटेड था, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस में किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होती है? काइंडली रिप्लाई करें। मेरी आवाज आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। यस मैम आ रही है। कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। मैंने यही बताया आपको कि जो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। किसमें सॉल्युबिलिटी की बात जब हम करते हैं तो किसमें करते हैं? ब्लड प्लाज्मा में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी की होगी किसकी होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड की होगी। और यही क्या करेगी आपके पास? हीमोग्लोबिन के साथ क्या कर लेती है? अगर ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हो तो क्या बना लेगी? बॉन्ड बना लेगी, ठीक है, स्टेबल बॉन्ड बना लेगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास द एल्वियोलर एपिथेलियम इन द लंग्स, ठीक है। जो आपके पास एल्वियोलर एपिथेलियल है, ठीक है, लंग्स में। और देखो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे बता रही हूँ मैं आपको पास फिर से। देखो जो आपके पास डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एक होती है आपके पास एल्वोलाई, एक होती है आपके पास ब्लड कैपिलरी, ठीक है। जो एल्वोलाई की सेल्स हैं वो किससे बनी होती है? कौन सी सेल्स होती हैं एल्वोलाई के पास? जो आपके पास एल्वोलाई है उसके पास जो सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। क्या बोलते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियल सेल, ठीक है। और जो आपके पास ब्लड कैपिलरी है, ये क्या है आपके पास? ब्लड कैपिलरी, जो आपके पास ब्लड कैपिलरी के पास सेल्स होती हैं इनको हम बोलते हैं एंडोथेलियम। बताया था मैंने, एंडोथेलियम, ठीक है। और बीच में क्या प्रेजेंट होता है? बीच में प्रेजेंट होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। जो आपके पास नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन होती है और प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन बोल देते हैं। तो बीच में क्या है आपके पास? ये जो है ये आपके पास है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपके पास जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है, डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन, वो 3 लेयर से बनी होती है। फर्स्ट स्क्वैमस एपिथेलियल सेल, सेकंड बेसमेंट मेम्ब्रेन और थर्ड एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। क्लियर है? अब देखो जो आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पास पूछा गया है द एल्वियोलर एपिथेलियल इन द लंग्स इज, तो वो कैसी होती है? सिलिएटेड होती है, नॉन सिलिएटेड कॉलमनर होती है? एक तो आपको चीज क्लियर होनी चाहिए जो मैंने बताया, किसकी बनी होगी? स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स की बनी होगी। तो स्क्वैमस तो कंफर्म है, ठीक है, बट मैंने ये भी बोला कि सिलिएटेड होगी? नो। तो कैसी होगी? नॉन सिलिएटेड स्क्वैमस। सिलिएटेड समझते हो? जैसे मान लो आपके पास क्या है, ये एपिथेलियल सेल है, अगर इनके ऊपर अगर सिलिया प्रेजेंट है, ठीक है, तब कैसी होगी? तब इसको हम सिलिएटेड बोलेंगे, ठीक है। बट जो आपके पास एल्वोलाई है उसकी जो लेयर होती है वो ऐसे सिलेटेड नहीं होती। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास व्हाट विल बी द PO2 एंड PCO2 इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो सिंपली आपको पता है हायर कंसंट्रेशन से गैसेस मूव करती हैं लोअर कंसंट्रेशन, हमेशा याद रखना। इसीलिए जो आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, वो बाहर हाई है, ठीक है। जो आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में हाई है, इसलिए आप हमेशा कौन सी गैस को इंस्पायर करते हो? ऑक्सीजन को। और जो आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो एटमॉस्फेयर में कम है,
क्या, तो राइट ऑप्शन आपके पास ये है। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर की, लिखा है इधर ही, वेट, एटमॉस्फेरिक एयर की, तो देखो आपको पता है गैसेस मूव करती हैं हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अगर एटमॉस्फेयर में CO2 ज्यादा होगी तो बाहर से अंदर को मूव कर जाएगी, इसीलिए हमेशा याद रखना, तो जो आपके पास ऑक्सीजन है वो बाहर हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है, उसका पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर में ज्यादा है और हमारी बॉडी के अंदर कम है, इसीलिए वो मूव करती है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और इससे अपोजिट है आपके पास CO2 में, CO2 हमारी बॉडी में ज्यादा है और बाहर कम है, तो मूव कर जाएगी बॉडी से बाहर, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, ठीक है। तो ये जो आपके पास सेकंड इक्वेशन थी, CO2 प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या बनाती है आपके पास H2CO3, जिसको हम क्या बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और फिर से वो किस में ब्रेक हो जाती है, बाइकार्बोनेट्स में। ये क्या है आपके पास, बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। और इसको हमने कहाँ पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में पढ़ा था, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में थोड़ा सा अगर मैं बताऊं आपको, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में हमने बात करी थी आपके पास दो गैसेस की, एक ऑक्सीजन की करी थी, एक CO2 की करी थी, ठीक है। ऑक्सीजन आपके पास 97% और 3% की फॉर्म ट्रांसफर होती है, ठीक है। 90% क्या करेगी, वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और 3% की इसमें डिसॉल्व होके जाती है, डिसॉल्व इन प्लाज्मा। वहीं पे मैं बात करती हूँ आपके पास किसकी, CO2 की। तो जो CO2 है वो 20 to 25% क्या करेगी आपके पास, 20 to 25% बॉन्ड बना लेगी हीमोग्लोबिन के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, HB हीमोग्लोबिन शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। और जो आपके पास रिमेनिंग है, ठीक है, 70% किस फॉर्म में जाएगी, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। ये होता है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है। और जो आपके पास रिमेनिंग 7% है वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, वो होती है आपके पास डिसॉल्व इन प्लाज्मा, ठीक है। तो ये जो आपके पास ऊपर जो आपके पास इक्वेशन दी गई है, ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास, बाइकार्बोनेट आयन बन रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, तो आप मेरे को बता सकते हो, देखो ये जो आपके पास ये रिएक्शन है वो कहाँ पे हो रहा है आपके पास, एक तो आपको बात क्लियर होनी चाहिए कहाँ पे हो रहा है, अगर इसकी लोकेशन पूछी जाए तो आरबीसीज के अंदर हो रहा है, ठीक है। और किसके बीच में हो रहा है, जब आपके पास ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसका, टिश्यू और ब्लड के बीच में। टिश्यू से हम क्या ले रहे हैं, CO2 ले रहे हैं, और जो आपके पास ब्लड है, ठीक है, टिश्यू से ब्लड क्या ले रहा है, CO2 ले रहा है, और ब्लड को क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। तो जो CO2 है वो ब्लड में किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है उसके बारे में हम यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 28, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। द ब्रीदिंग रिदम इज जनरेटेड इन द, देखो ब्रीदिंग रिदम कौन जनरेट करता है आपके पास, मेडुला, ठीक है। और इन्फ्लुएंस कौन करता है, इन्फ्लुएंस बाय वेरिएशन इन लेवल ऑफ, देखो हमेशा याद रखना आपके पास जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जो आपके पास हाइंड ब्रेन होता है, ठीक है, हाइंड ब्रेन के मैंने 3 पार्ट बताए थे, जिसमें रेस्पिरेशन का सिर्फ 2 ही पार्ट्स का काम बताया था मैंने। ऊपर वाले पार्ट को मैंने क्या बोला था, पोन्स, ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या था आपके पास, मेडुला, ठीक है। मेडुला में एक सेंटर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, RRC, ठीक है। और यहाँ पे जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। अब देखो जो आपके पास न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो किसको कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वो किसको कंट्रोल करेगा, रेस्पिरेशन को, ठीक है। तो इसको कंट्रोल कर रहा है बेसिकली, ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। सिंपली रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग लिख सकते हो आप, ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब देखो
मैंने क्या बोला था आपको, जो आपके पास कीमोसेंसिटिव एरियाज होते हैं, ठीक है, उनमें क्या प्रेजेंट होती है, अगर कीमोसेंसिटिव एरिया में CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है या H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो आपके पास सिग्नल देती है किसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, कि वो रेस्पिरेशन को क्या करे, इंक्रीज करे। क्लियर है? और ये आपके पास, ये जो आपके पास कीमोसेंसिटिव एरिया होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं बताओगे? ये हमने पढ़ा हुआ है। कीमोसेंसिटिव एरियाज आपके पास होते हैं आयोटिक आर्क में, जो सबसे बड़ी आपके पास आर्टरी है, ठीक है, कैरोटिड आर्क में, ठीक है, और मेडुलरी रीजन। और कुछ कीमोसेंसिटिव आपके पास एरियाज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेडुला, ठीक है। तो ये जो आपके पास कीमोसेंसिटिव एरिया है, किसको डिटेक्ट करते हैं, ये केमिकल्स को। केमिकल्स में यहाँ पे किसकी बात करेंगे, गैसेस की बात कर रहे हैं, और एक किसकी बात कर रहे हैं, H पॉजिटिव। ये सिर्फ दो चीजों को डिटेक्ट करते हैं, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को और CO2 की कंसंट्रेशन को। अगर ब्लड में आपके पास CO2 की कंसंट्रेशन या H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, तो उस केस में क्या करेंगे, ये जो ब्रीदिंग रेट है उसको इंक्रीज कर देंगे, ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करेंगे। जैसे जब आप दौड़ते हो तो आपने नोटिस करा होगा कि जो आप, जब भी आप दौड़ते हो तो आप सांस जल्दी जल्दी लेते हो, ठीक है। क्यों ले रहे हो आप जल्दी जल्दी सांस, क्यों छोड़ रहे हो जल्दी जल्दी सांस? क्यों, आप क्या कर रहे हो, अपनी बॉडी में जो आपके ब्लड में ऑक्सीजन की डिमांड है उसको पूरी करने के लिए। कितना क्लियर है? यहाँ पे आपके पास, ये आपके पास राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद लास्ट था आपके पास रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और उसमें से आपको मिस्टेकन मतलब गलत स्टेटमेंट बतानी थी सिर्फ, ठीक है। तो फर्स्ट था आपके पास, अ वाटर ब्रीदर एक्सटेंड मच मोर एनर्जी इन वेंटिलेशन, इट्स रेस्पिरेटरी सरफेस देन एन एयर ब्रीदिंग वन, ठीक है। ये सिंपली क्या बोल रहा है कि जो पानी में रहते हैं, ठीक है, अब आपको पता है वो क्या करते हैं, आपके पास जो रेस्पिरेशन करते हैं वो कहाँ से करते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस से करते हैं, ठीक है। तो उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट सही है, उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। उसके बाद है द लंग्स बिकम एम्प्टी आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है, ये आपके पास रॉन्ग स्टेटमेंट है। चाहे आप कितने भी फोर्स से एक्सपायरेशन कर लो, ब्रीदिंग कर लो, एक्सहेलेशन कर लो, आपके पास हमेशा लंग्स में क्या रहती है, रेजिडुअल वॉल्यूम रहती है हमेशा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपके पास गलत थी। नेक्स्ट है आपके पास, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स इज इंटरप्टेड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, नहीं, ये स्टेटमेंट भी आपके पास गलत है। जो आपके पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ठीक है, वो कभी भी इंटरप्ट नहीं होता है, ना इंस्पायरेशन के टाइम पे ना एक्सपायरेशन के टाइम पे, वो नॉर्मली चलता है, ठीक है। लास्ट था आपके पास, रेस्पिरेटरी मूवमेंट आर कंट्रोल्ड बाय CO2 कंसंट्रेशन ऑफ द एट्रियल ब्लड, ये स्टेटमेंट आपके पास सही है। अब कौन सी स्टेटमेंट बतानी थी आपको, मिस्टेकन ही स्टेटमेंट बतानी थी, तो आपके पास आंसर क्या हो जाता, ये आंसर हो जाता आपके पास सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड आंसर हो जाता, ठीक है। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, CO2 डिसोसिएशन कर्व फ्रॉम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन व्हेन, देखो आपको पता है CO2 डिसोसिएशन कर्व कब बनेगा, डिसोसिएशन समझते हो, डिसोसिएट होना मतलब CO2 अलग हो रही है, कहाँ से, हीमोग्लोबिन से CO2 अब अलग हो रही है, तो कब अलग होगी, जब किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है, व्हेन CO2 is high and PCO2 is low, और PO2 is high and PCO2 लो, ये कहाँ पे होती है, ये कंडीशन आपको प्रेजेंट मिलती है आपके पास एल्वोलाइन। क्लियर है? क्लियर है या किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है मैम। मैम ये पूछना था, जैसे जो फर्स्ट 2 आपने चैप्टर भेजे टेस्ट के लिए, ये तो हम ना रिकॉर्डेड आई है ना, ये तो अगर ये लेनी हो रिकॉर्डेड तो मिल जाएंगी। आप YouTube पे चेक करना, अगर वहां पे हैं शायद, तो मैं आपको कंफर्म करके बताती हूँ वैसे, है ना। ठीक है मैम। ठीक है, आई होप जो मैंने पढ़ाया है, मतलब जो क्वेश्चंस थे आपके डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू मैम। ओके।